अस्सलाम वालेकुम। खुल के बोल के साथ मैं हूं ईमान नवाज। मुझे क्यों निकाला? 2017 में मियां नवाज शरीफ ने जब ये सवाल किया था तो उस वक्त तहरीक इंसाफ को ये सवाल एक मजाक लग रहा था और जैसी करनी वैसी बरनी तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत जो प्रोग्राम वारते हुए तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे, आज मुझे क्यों निकाला उनका नारा नसीब बना और शेर अफजल मरवत आज कौमी असम्बली में ऑपोजिशन गेट के बजाय कौमी हुकूमती दरवाजे से दाखिल हुए। हुकूमती अरकान उनके लिए डेस्क क्यों बजाते रहे? दूसरी जानिब जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी रेफरेंस को खंदा पिशानी से कबूल करने और लड़ने का इरादा किया है और साथ ही कमरे के अंदर एक हाथी का जिक्र भी करते रहे। उस हाथी को ढूंढने की कोशिश करेंगे। जबकि सेनेटर इरफान सदीकी ने रेफरेंस की खबरों की तरदीद की है। सवाल यह पैदा होता है कि आया रेफरेंस आएगा या नहीं। साथ ही IMF वफ्द की मुलाकात सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से हुई है, उस पर भी रोशनी डालेंगे। प्रोग्राम में हमने मदु किया है मोहम्मद इमरान, जावेद हुसैन, सलमान अनीस, उमर दराज कोंदल। तमाम मेहमानों को वेलकम करूंगी। इमरान साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। आज शेर अफजल मरवत कौमी असम्बली में ऑपोजिशन दरवाजे के बजाय हुकूमती दरवाजे से दाखिल हुए हैं, क्या तासुर मिल रहा है? आने वाले वक्तों में हम मरवत साहब को देख रहे हैं हुकूमत की जानिब? बहुत शुक्रिया जी। यही वो इनके एक्ट्स हैं जिनकी वजह से तहरीक इंसाफ से अब इनको निकाला गया है और शेर अफजल मरवत मुस्तकबिल में अकबर एस बाबर साबित हो सकते थे। इस वजह से साबिक वजीर आजम इमरान खान की जानिब से पहले इनको वार्निंग्स दी गई, लेकिन अभी जो रिसेंटली सवाबी जलसे में इनका एक किरदार रहा है, खासतौर पर जब सलमान अकरम राजा स्टेज पर थे तो उन्होंने एक ओपनली जो है वो क्राउड को दूसरी तरफ एंगेज करने की कोशिश की। तो ये रवैया एक स्टेज पे दो पार्टियों के दो मुख्तलिफ रहनुमाओं के दरमियान और इस तरह से एक आप मैसिव जो है वो अपने पार्टी वर्कर्स को क्या पैगाम दे रहे हैं। तो ये वो चीजें थी जो शेर अफजल मरवत को यहाँ तक लाई हैं और अब ये एक जेस्चर उन्होंने देने की कोशिश की है और कुछ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने पार्टी अकाउंट्स की और इमरान खान के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनकी मोनेटाइजेशन से हासिल होने वाली रकम का ऑडिट करने का जो मुतालबा किया है। साथ ही साथ वो दूसरे स्टेटमेंट ये भी दे रहे हैं कि अगर इमरान खान मुझे कहें तो मैं उनको चेहरा नहीं दिखाऊंगा, मैं मुल्क छोड़ के चला जाऊंगा। तो ये डबल स्टैंडर्ड सहमत के और शुरू से ही जब ये तहरीक इंसाफ के साथ अटैच हुए हैं, पहले भी हम इस प्रोग्राम में जिक्र कर चुके हैं कि शुरू में तहरीक इंसाफ में जब इनकी एंट्री हुई तो पहले ये शानदाना गुलजार और शहरियार अफरीदी के केसेस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुआ करते थे। बाद में आहिस्ता आहिस्ता से जब तहरीक इंसाफ पर मुश्किल वक्त आया तो ये इमरान खान के केसेस में एज एन पार्टी रिप्रेजेंटेटिव पेश हुए, लेकिन कभी इन्होंने आर्गुमेंट नहीं किए। फिर एक बार हमने देखा कि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में इन्होंने एक अटार्नी साइन कराने की कोशिश की इमरान खान से कि मैं बतौर आपका वकील जो है अदालत में पेश हुआ करूंगा। तो उस वक्त इमरान खान ने यह कहकर इनकार कर दिया था कि बैरिस्टर सलमान सफदर ही मेरे वकील हैं। तो इस तरह की चीजें होती रही हैं और अभी आप देख लें कि कोई भी बड़ा जो केस होगा उसमें आपको शेर अफजल मरवत इमरान खान के वकील के तौर पर कभी नजर नहीं आए होंगे। हाँ, ये है कि एक दरखास्त इन्होंने दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि इमरान खान को कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, तो इस हवाले से वो भी जो ऑर्डर आया था वो इस तरह की दरखास्त इन्होंने दायर की थी कि बजाय कि इमरान खान के हक में फैसला आने के जो जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से उसका फैसला लिखा गया था वो उल्टा इमरान खान के खिलाफ गया और फिर उसमें जब रिव्यू हुआ तो फिर उस वक्त वकला की जो टीम थी वो बदली गई। सिर्फ शेर अफजल मरवत की जो एक कंसिडरेशन है या जो एक सामने चीज नजर आती है कि उन्होंने तहरीक इंसाफ के लिए की है कि जब तहरीक इंसाफ इस 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले जो इंतखाबी मुहिम चली है उसमें उनकी जो इंतखाबी मूवमेंट थी खासतौर पर KPK में, और यही उनका प्लस पॉइंट भी है, यही उनका नेगेटिव पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट इसलिए कि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को मोबिलाइज होने का मौका मिला। इमरान खान ने भी उन दिनों इनको सपोर्ट किया क्योंकि कुछ जराए हमें ये भी बताते हैं कि इमरान खान को और बाकी लोगों को उस वक्त भी पता था कि चूंकि जो एस्टेब्लिशमेंट या तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन इस वक्त तहरीक इंसाफ में कोई एक नई लीडरशिप पैदा करना चाहते हैं ताकि कल को इमरान खान के मुकाबले में उसको खड़ा किया जा सके। और शेर अफजल मरवत का ये जो ट्रैक रिकॉर्ड है कि उन्होंने हमेशा पार्टी डिसिप्लिन से खुद को ऊंचा समझा है, यही वो चीजें हैं जो उनके सामने आ रही हैं। पार्टी और अब डिसिप्लिन आगे के भी मामलात हैं। खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि अली अमीन गंडापुर ने गुज़िश्ता रोज इमरान खान को शेर अफजल मरवत के हवाले से नजरसानी की दरख्वास्त की तो उन्होंने इनकार कर दिया है। क्या लगता है अब मरवत साहब का स्टेटस क्या होने वाला है? मरवत साहब का स्टेटस जी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा।
मैं इमरान साहब की बात सुन रहा था, वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा कि जी वो इन्हीं हरकतों की वजह से पार्टी से निकाले गए हैं। तो मेरा भाई, वो इन्हीं हरकतों की वजह से आए भी तो पार्टी में इसी वजह से थे कि वो बदतमीज़ थे और उनको तमीज़ नहीं थी बात करने की। बात यह है कि अब वो अपनी ही बदतमीज़ी का शिकार हो रहे हैं। ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है। वो वक्त याद करें जब वो वहाँ पे पार्लियामेंट हाउस के अंदर सिगरेट पी रहे होते थे और स्टेज के ऊपर कंटेनर के ऊपर गवर्नमेंट को ललकारते थे कि मैं यहाँ पे ये कर दूंगा और जलसे जुलूसों की क्या ज़रूरत है, हमें एनओसी लेने की क्या ज़रूरत है, मैं जलसा करूंगा। तो उस तक वो खान साहब को बड़े अच्छे लगते थे। उस वक्त को पीटीआई के जो हमारे दोस्त थे वो ज़मीन आसमान के इनके कुलाबे मिलाते होते थे। वो कहते थे कि शेर अफजल मरवत जैसा नदर बहादुर और जीरक बंदा तो इस पार्टी में था ही नहीं, हमारी तो पार्टी को ऐसे ही लोगों की ज़रूरत थी। तो वो भूल गए थे कि पीटीआई की एक यूज़ एंड अब्यूज़ की स्ट्रैटेजी है कि पहले लोगों को इस्तेमाल करो, फिर उन्होंने गालां कढ़ो। और अगर आपको कोई इस बात के ऊपर शक है तो पुरानी लिस्ट निकाल के देखते हैं, बताएं जहांगीर खान तरीन साहब कहाँ हैं, और जब उनको पार्टी से निकाला गया और उन्होंने अलहदगी की तो उनके साथ क्या किया पीटीआई के फॉलोअर्स ने। उसके बाद बताएं कि अलीम खान साहब के साथ क्या हुआ, उसके बाद बताएं कि शेख रशीद के साथ क्या हुआ, उसके बाद बताएं कि परवेज़ खटक और परवेज़ इलाही के साथ क्या हुआ। और ये तो चलें लोगों के नाम ले लिए, बताएं पॉलिटिकल पार्टीज के साथ इन्होंने क्या किया। पहले कहते होते थे कि ये जो परवेज़ इलाही है, ये वो है, भगोड़ा है, ये है और ये डाकू है। बाद में उसको जो है ना वो अपना डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया होता, कहते थे मोनस इलाही है, मूविंग फैक्टर। तो भाई इनकी तो सियासत ही ये है कि जब अपना वक्त हो, और यही जो अभी इन्होंने एतराफ़ किया इस बात का कि जिस वक्त वो कॉर्नर हुए हुए थे बिल्कुल पीटीआई वाले इनके और इनके ऊपर मजालिम हो रहे थे, तो इनको लग रहा था कि क्योंकि वो मरवत कबीले को भी एक अपने ट्राइब को भी रिप्रेजेंट करते हैं तो एक अच्छी जो है ना इंतशारी टोले के अंदर एक अच्छा एडिशन, वैल्यू एडिशन होगा। और उन्हें इंतशारी टोला आपस इन्हों ही मथे हुए हैं, समझ नहीं आ रहा होता करना की है। और जिस तरह खान साहब का मुंह नहीं बंद कर सकते, चेलों का भी मुंह नहीं बंद कर सकते। तो जिस तरह खान साहब वहां से बैठ के बड़के लगाते हैं और उनके वो वर्बल डायरिया पूरी कौम देखती है, अब शेर अफजल मरवत साहब से भी आप महसूस होंगे। तो देखें बात यह है कि जो बीज बोगे वही फिर बाद में काटोगे ना भाई। जो बदतमीजी आपने बोई है इस कौम में, इस नस्ल में, इस पार्लियामेंट में और इस मुल्क के हर मकतबा हाय फिक्र के अंदर, वही अब आज आपके सामने आ रही है। और उसका नतीजा ये है कि आप जैसे, हम जैसे और मेरे पैनलिस्ट जैसे मोहतरम दोस्त जो हैं वो शेर अफजल मरवत के ऊपर जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं। इसी पर जावेद हुसैन साहब, मैं आपकी राय भी जानना चाहूंगी। शेर अफजल मरवत का आज दूसरे दरवाजे से आने से क्या पैगाम मिलता है? क्या आने वाले दिनों में वो हुकूमत का हिस्सा बनने जा रहे हैं? जबकि मरवत साहब तो ये कहते हैं कि इमरान खान ने अगर कहा तो मैं शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा, मुल्क छोड़कर चला जाऊंगा। जी देखें, ये मरवत साहब का जो एक एपिसोड है, इसको माजी में अगर माजी करीब में देखें तो आपको याद होगा कि कौमी असम्बली के इजलास में जो मुज़ाकरात की बात छेड़ने वाले भी शेर अफजल मरवत साहब ही थे, जिस पर राना सनाउल्लाह साहब ने बहुत पोलाइटली और बड़ा जबरदस्त अंदाज में उन्होंने उनको खैर मकदम किया था। फिर उसके बाद मुज़ाकरात की मेज पर दोनों अफ्रीकैन भी आए। और उससे पहले थोड़ा पीछे और चले जाएं तो आपको दिखाई देगा कि शेर अफजल मरवत साहब जो है वो कुछ अरसे के लिए गायब हो गए थे और वो दिखाई नहीं दे रहे थे, ना स्क्रीन पे ना पार्लियामेंट में दिखाई देते थे। फिर पता चला कि वो बीमार रहे हैं। और ये तमाम तर जो तब्दीली है उसी दौरान में कहीं पर उनके उसमें उनके मिजाज में भी आई, उनके रवैये में भी आई। और हुकूमत, जिस तरह से अभी ये हम दूसरे साथी बात कर रहे थे कि ये जो हुकूमत है कारनामे इनके भी कोई इतने अच्छे नहीं है, जिस तरह से पीटीआई की बात कर रहे हैं। तो माजी में यही जो है वो पीपल्स पार्टी के बारे में मुस्लिम लीग नून वाले बात करते थे कि हम इनके पेट फाड़ेंगे और इनको रोडों पर घसीटेंगे। आज उन्हीं के इत्तेहादी बनाकर उनको उन्होंने आईनी ओहदे भी दिए हैं। और इसी तरह से बाकी जो जिनकी ये बात कर रहे हैं जो पीटीआई छोड़कर चले गए, उन सबको हुकूमत ने वेलकम इसलिए किया क्योंकि वो पीटीआई के बुग़्ज़ में या फिर पीटीआई के खिलाफ वो अपनी तहरीक चला रहे थे। चाहे वो जहांगीर खान तरीन, जब वो शुगर चीनी का केस बना उसके बाद से उनकी एम्बेरसमेंट बढ़ी और वो खुद ब खुद अलग होते चले गए। और उसके बाद अलीम खान साहब को जो ग्रज था कि जो नैब के केसेस बने, तब से उनके मामला शुरू हुए। तो वो सारी चीजें मिला करके हुकूमत ने भी उसका मौजूदा हुकूमत ने उसका फायदा उठाया और आज वो उनके इत्तेहादी हैं। इसी तरह से अब शेर अफजल मरवत साहब का जो एटीट्यूड है उसके बारे में जो मैंने पार्लियामेंट के अंदर जो थोड़ा सेंस ली, उसमें उनको हुकूमती दरवाजे से लाना, फिर आज उनको एक बड़े स्लाइटली जो है वो स्पीकर साहब ने उनको माइक देने का एक रूल जो है वो, ताकि रूल भी ना टूटे और उनका पर्पस भी सर्व हो जाए। तो उन्होंने इस वक्फा सवालात में, जिसके बारे में स्पीकर साहब खुद ये दावे करते हैं कि इसमें पॉइंट ऑफ ऑर्डर या दूसरी बात नहीं हो सकती, उन्होंने शेर अफजल मरवत को एक सवाल के ज़ैली जवाब सवाल करने के लिए माइक दिया, जिसमें उन्होंने ये बात की और वो बैठ गए। और फिर अज़राए तफन्नुन उन्होंने पार्लियामानी जो सेक्रेटरी थे उनसे कहा कि आप इसका जवाब दे दें। तो एक उसके बाद फिर एक और मज़ीका खेज बात ये है कि ये दोनों चीज़ों के जो क्लिप्स हैं
वो नेशनल असम्बली का सेक्रेटरीट जारी करता है बाकायदा तौर पे। इसका मतलब है कि ये कुछ प्री प्लान चीजें थी जिसके बारे में एक मैसेजिंग देना और उनको थोड़ा सा सॉफ्ट कुशन देना, और अब हुकूमत ये चाहेगी कि शेर अफजल मरवत साहब की जो दूरियां हैं, उनके जो ख्यालात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में, उसमें मजीद खलीज पैदा होती चली जाए। वो डेफिनेटली वो फिर पॉलिटिकल जो हरीफ होते हैं वो इसी तरह से एक दूसरे के साथ करते हैं। उसमें जो मिजाज में और शेर अफजल मरवत साहब का जो तरीकाकार है, अब सलमान अकरम राजा साहब भी एक लॉयर हैं, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह क्रैकडाउन का शिकार है, तो उसमें इस पूरे सिनेरियो में अगर हम देखें तो इस जमात को चलाने वाले हैं ही वकला, और वकला जो हैं वो बगैर किसी लगी लिपटी के एक दूसरे के साथ, चाहे उनके माजी में हो या अभी के हो या मुस्तकबिल में कोई चीज वो देख रहे हो, तो उनके जहां पर इख्लाफात होते हैं वो खुल के उसका इजहार भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये इनका एक प्रोफेशनली जो एक दूसरे के साथ क्लैश है वो सामने आया है, जिसमें आज भी उन्होंने एक जगह जिक्र किया कि सलमान अकरम राजा जो है उनको ये यहाँ तक लाने में उनका किरदार है, और वो उनका एक बड़ा वैलिड पॉइंट था कि उन्होंने कहा कि अगर सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल है तो वो फिर उसका कोई नोटिफिकेशन दिखा दें, और ये बात वाजे है कि उनका नोटिफिकेशन ऐसा उस तरह से नहीं है, चाहे वो बैरिस्टर गौहर हो, वो भी कायम मकाम ओहदे पर काम कर रहे हैं। तो ये पूरी स्ट्रेटजी मुझे लगता है कि जो बानी पीटीआई जेल से बैठ के एक हिम्मत अमली बना रहे हैं, और जिस तरह इमरान साहब ने कहा या दूसरे साथी कह रहे हैं कि शेर अफजल मरवत जो है वो उनका जो स्टेचर था जिस वक्त क्राइसिस में थी पार्टी, तो उस वक्त बड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, तो उसको कैटर करने के लिए इमरान खान नहीं चाहते कि उनसे कद में कोई सियासी और कोई शख्स जो है उनसे आगे अभी बढ़े। ब्रेक का कहा जा रहा है, इसको फिर ब्रेक के बाद स्ट्रेटजी कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन एक छोटी सी और फिर दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। उमर, मैं इससे कबल जैसे मरवत साहब की बात हो रही थी, छोटा सा पॉइंट उस पर भी लेना चाहूंगी आपका, और साथ ही जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ एक रेफरेंस की खबरें भी गर्दिश हैं, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये कहा कि कुछ गलत किया ही नहीं है तो रेफरेंस का डर क्यों, किसी से कोई जाती इनाद या इख्तिलाफात नहीं है। कमरे में मौजूद हाथी का भी उन्होंने जिक्र किया है, किस तरफ इशारा है? अच्छा, जहां तक मरवत साहब का ताल्लुक है, मेरे कोलीग्स इसके ऊपर बात कर चुके हैं। मैं नहीं समझता कि शेर अफजल मरवत जो है वो कोई तहरीक इंसाफ के लिए कोई बहुत बड़ा खतरा थे या बन सकते हैं। बात यह है कि क्राइसिस के अंदर लीडरशिप खुद पैदा होती है और क्राइसिस में बहुत सारे लोग आते हैं। ये बात दुरुस्त है कि वो तहरीक इंसाफ का उस वक्त फेस बने, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि मरवत साहब की जो पजीराई है वो भी तहरीक इंसाफ की वजह से है, वरना मरवत साहब माजी में भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, उनको माजी में कितने वोट पड़े वो भी सब जानते हैं, और अगर पीटीआई ना होती तो क्या वो कौमी असम्बली के मेंबर बन पाते, ये भी अपनी जगह पे सवाल है। और दूसरी बात रही कि जी उनकी मकबूलियत बहुत ज्यादा थी तो उसको कैटर करना जरूरी था। मैं नहीं समझता, तहरीक इंसाफ ने बहुत सारे चेहरे देखे हैं, तहरीक इंसाफ में बहुत सारे लोग आए हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत या तहरीक इंसाफ शख्स के घूमती है जो इस अडियाला जेल के अंदर हैं। जी उमर, आवाज आ रही है आपको? से बड़े हैं। उमर, आपकी आवाज ना ऑडिबल नहीं है। मैं इमरान साहब इसी पर आपकी जानिब भी आना चाहूंगी। जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ एक रेफरेंस की भी बातें की जा रही हैं, क्या समझते हैं, कोई कानूनी बुनियाद मौजूद है या बस सिर्फ बातें हैं? देखें, इस तरह के थ्रेट्स जस्टिस मंसूर अली शाह को पहले भी रहे हैं, और जब से ये 26वीं आईनी तरमीम आई है और कहीं पर यह फैसला किया गया कि जस्टिस मंसूर अली शाह किसी भी तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं होंगे, तो उसके बाद ये सोचा गया कि जस्टिस मंसूर अली शाह शायद खुद ही इस ओहदे से अलग हो जाएंगे, वो बतौर जस्टिस सुप्रीम कोर्ट इस्तीफा दे देंगे, लेकिन उन्होंने इससे इनकार किया। एक पब्लिक जी कि वो सिस्टम के अंदर रहकर इस्लाहात के जो है वो उसमें काम करना चाहते हैं, बजाय इसके कि वो खुद ही इस्तीफा देकर सिस्टम से आउट हो जाएं। फिर अभी जो रिसेंट एपिसोड चला, एक टैक्स मैटर था, वो इस 2 रुकनी बेंच के सामने आया, तौहीन अदालत का मामला, और फिर उसको जिस तरह से कैटर किया गया, चीफ जस्टिस याया अफरीदी की जानिब से एक नया बेंच बनाया गया, जस्टिस आयशा मलिक की बेंच से अलहदगी, और फिर आईनी बेंच के जो अरकान थे, खासतौर पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, उनके जो रिमार्क्स थे, उसके बाद ये समझा जा रहा था कि जो है वो जो सूरत हाल कुछ इस तरह से होगी कि जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से कोई इस तरह का ब्लंट रिएक्शन आ सकता है कि वो इस्तीफा दे के चले जाएं। फिर अभी जो
जी ठीक मामला है। नए जो है वो 26वीं आईनी तरमीम का फैसला फुल कोर्ट बेंच को करने दिया जाए, ताकि जी मुझे कंप्लीट करने जी दीजिएगा। जी जी तो जी उस ये सारी वो सूरत हाल थी। अब इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह को प्रेशराइज किया जा रहा है, क्योंकि जब तक वो बतौर जज सुप्रीम कोर्ट अपने कमरा अदालत में बैठेंगे, उनके रिमार्क्स खबरों की जीनत भी बनेंगे। और ये एक ऐसी आवाज है जो कि हुकूमत या कुछ ऐसे इदारे जो उनकी इन रिमार्क से या उनकी इस प्रोसीडिंग्स कार्रवाई के जो उनका एक तरीकाकार है उससे खौफजदा हैं, तो वो चाहते हैं कि ये आवाज किसी तरह से खामोश हो जाए। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह हों, जस्टिस अतर मिनल्ला हों, इन्होंने लड़ने का फैसला किया है, सिस्टम के अंदर रहकर इस्लाहात पर ये यकीन रखते हैं। ठीक है। जावेद हुसैन साहब, सेनेटर इरफान सदीकी इस मामले पर कह रहे हैं कि हुकूमत का कोई रेफरेंस लाने का मंसूबा नहीं है, जबकि इमरान खान के दौरे हुकूमत में जब साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा के खिलाफ रेफरेंस लाया जा रहा था तो हुकूमत ने इनकार किया कि रेफरेंस नहीं लाया जा रहा, और बाद में रेफरेंस भी लाया गया। आपको क्या लगता है, जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ कोई रेफरेंस आ रहा है? जी देखें, राना सनाउल्लाह साहब ने ये गुफ्तगू की है एक निजी टीवी पे बैठ के, और कहीं ना कहीं कोई बात जेर गौर है, तो जिसकी बुनियाद पर जो है वो ये सारे मामला जो है वो डिस्क्लोज किया जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी। और इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि सिर्फ एक लाइन है जिसको टो किया जाना है, और अगर उस लाइन से हटके, चाहे वो पॉलिटिकल लाइंस में हो या किसी भी सफ में कोई शख्स हो, चाहे वो अदलिया की सफों में हो, वो अगर इस लाइन को टो नहीं करेगा तो उसको कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि हमें एक जगह पर बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में असल में जो हुकूमत का मसला है वो ये चाहती है कि एक जो चैम्बर है उसकी मोनोपोली को तोड़ना है, और उसके लिए सारी चीजें की जा रही हैं। और अगर इसमें हम देखते हैं कि अगर एक चैम्बर की मोनोपोली को तोड़ने की बात की जा रही है तो फिर दूसरे चैम्बर को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, और उसमें जो इंडक्शंस की जा रही हैं उसमें फिर वो बैलेंस तो उस तरह से नहीं रहेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो बातें राना सनाउल्लाह साहब कर रहे हैं या इस किस्म की जो बातें सुनने में आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीजें डिस्कस हो रही हैं। और इरफान सदीकी साहब, जैसा कि वो मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान भी रहे, लेकिन उनको यही इल्म नहीं था कि वो मुज़ाकरात में क्या बात तय करने जा रहे हैं, क्या चीज रख के लाए हैं, क्या श्योरिटीज हैं उनके पास कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे। तो वो जो चीजें हैं ये तय तो कहीं और होनी है, और वहीं से जो तयशुदा मामलात हैं वो इस हुकूमत ने लेकर आगे चलने हैं। तो इसमें मौजूदा हुकूमत का तो इस तरह से ऐसा कोई किरदार दिखाई नहीं देता। हाँ, ये जरूर है कि जो पॉलिसी साज हैं, जो बंद कमरों में बैठ के पॉलिसियां बनाते हैं और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन तक कुछ चीजों को फॉलो करते हैं, वहां पर ये चीजें जेरे गौर हैं। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक नहीं, दो नहीं, ज्यादा जजेस के खिलाफ मुख्तलिफ औकात में जो है इस किस्म की कार्रवाइयां दिखाई दें। वो वजह सिर्फ यही है कि जो हर्डल्स हैं, जो कानून साजी हुई है और जिस तरीके से अदलिया को मुबैना तौर पर तकसीम करने की कोशिश की गई है, उस सूरत हाल को इस हुकूमत अपने फेवर में और अपने हक में कैसे रखती है, उसके लिए तमाम तर माहौल को कायम रखना भी उनकी जिम्मेदारी है। तो ये सारी चीजें उसी तनाजुर में की जा रही हैं, चाहे वो आईनी बेंचेस का कयाम हो या फिर जिस तरीके से अभी इंडक्शंस हो रही हैं और ये ओथ लेने के मामला जो हैं वो बड़े मुतनाज़ रहे। तो ये सारी चीजें उसी तरह से हुकूमत जो समझती है कि उसको जिसमें फेवर दिखाई देती है वो उसी तरह से उसको मोल्ड करने की कोशिश कर रही है। और इसमें जो इवन के जो जमहूरी कल्चर में एक आज़ादियाँ होती हैं इदारों की और शख्सी, वो भी कॉम्प्रोमाइज दिखाई देती हैं। उसकी भी वजूहात यही हैं जो ये हुकूमत की जो तरजीहात है उसके मुताबिक। ठीक है। सलमान अनीस साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि हार नहीं मानेंगे, लड़ते हुए जाएंगे। क्या समझते हैं, लड़ाई 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वाली लड़ाई है या फिर कोई और महाज है? नहीं जी, 26वीं आईनी तरमीम ही है वजह तनाज़ा, वरना तो पहले दोस्त भी रहे हैं, साथ प्रैक्टिस भी करते रहे हैं इस्लामाबाद के जो शहरी हैं या अदरवाइज जो लीगल फ्रेटर्निटी है, दे नो देयर बैकग्राउंड, दे हैव बीन वेरी गुड फ्रेंड्स एंड दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग टुगेदर। तो वजह अनाद और वजह तनाज़ा तो 26वीं आईनी तरमीम भी है। लेकिन जी अदलिया का जनाजा है, ज़रा धूम से निकलेगा और शोर भी मचेगा, ज़ाहिर है, क्योंकि अदलिया का जनाजा है। लेकिन अदलिया हैज़ ऑलवेज बीन वर्किंग एज द टीम बी फॉर द इस्टेब्लिशमेंट। इसमें तो कोई किसी को ना कोई शक होना चाहिए ना है, और हमारी तारीख के जितने फैसले हैं वो उन सब के जो है ना गवाह हैं। अब मसला ये है कि जिन्होंने, इमरान साहब वुड एग्री कि वो जो हम हमेशा बात करते हैं ना प्रोग्रामों में कि जिन्होंने ये मामला उलझाया है ना, उन्होंने बहुत सोच के उलझाया और ये इतनी जल्दी सुलझने वाला है नहीं। अब मसला ये है कि जिन्होंने ये मसला उलझाया है फिर उन्होंने अहदाफ भी सेट किए हैं, उन्होंने अपने टारगेट्स और अपनी अचीवमेंट्स और माइलस्टोन्स भी रखे हुए हैं, और वो बिल्कुल ठीक है, प्रूफ उसी तरह चल रहे हैं जिस तरह उन्होंने प्लान किया है। 26वीं आईनी तरमीम सब लोग कह रहे थे नहीं होगी, ये हो जाएगा, मौलाना मानेंगे नहीं मानेंगे, दिया ना मौलाना ने
सबको एक दफ़ा आंखों में धूल झोंकी और निकल वो किसी और तरफ रहे। आज के प्रोग्राम में भी आपके मेरा ख्याल है जिक्र किया उसका। तो उसके बाद जजेस की अपॉइंटमेंट का मामला था, बिल्कुल जो उन्होंने तय किया था बिल्कुल वैसे ही हुआ। उसके बाद जो ये आपकी जुडिशल कमीशन के मामला आते हैं, जो वो सोच रहे हैं बिल्कुल वैसे ही होगा। मैं कहता हूँ लोगों को बुरा लगता है, तकलीफ़ होती है, लेकिन मामला ये है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर होगा वही जो भाई ने बोला, आपको करना पड़ेगा। भाई ने बोला है करने का तो करने का, तो अब वो सारे कर रहे हैं। अब वो मजाक जो बना हुआ है आपकी जुडिशरी के अंदर, आज एक और भी डिबेट चल रही थी कि जी वो जस्टिस याहिया अफरीदी जो है वो ओथ टेकिंग के बाद वो उठे हैं और उसके बाद जस्टिस शाह जो हैं वो इन्होंने उनसे हाथ नहीं मिलाया और उन्होंने एक तरह से उनको स्नप कर दिया और आगे चले। अब ये आप डिबेट्स की जीनत बनाते रहें, आप और हम इनके ऊपर जो है ना वो बिलोते रहेंगे, बात करते रहेंगे। जो उनके करने वाले काम है वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो है उनको अपॉइंट कर दिया गया है। अब आप रोते रहें कि नहीं जी वो सीनियरिटी जो है वो चैलेंज हो गई है और आइन की शिकें जो हैं वो ऊपर से नीचे हो गई हैं, नीचे से ऊपर हो गई हैं। बाद में पता लगेगा कि हुई हैं या नहीं हुई हैं। फॉर नाउ पास कर या बर्दाश्त कर, गुजारा करें। जो उन्होंने फैसला किया है, जो उन्होंने बिसात बिछाई है, जो उन्होंने चैलेंज चली है, आपको उसके अंदर फॉलो करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आपको सिस्टम के खिलाफ ठहरा दिया जाएगा जो हो रहा है। तो जो जुडिशल आपका जो फ्रंट है ना वो खुद भी काफ़ी हद तक अपनी ही सियासत का शिकार हो गए हैं। जहाँ पे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इतने सीनियर जो लॉयर्स हैं या जजेस जो हैं वो इम्पार्शल होंगे और लॉ को अपहोल्ड करेंगे। जब वो पार्टिजान हो जाएंगे तो फिर यही मामलात होंगे। इसमें आखिरी जो एक चीज़ जो है ना, जस्टिस मंसूर अली शाह जब कभी तन्हाई में बैठते होंगे तो वो यकीनन पीटीआई को बहुत ज़्यादा याद करते होंगे, क्योंकि ये वाहिद पार्टी है जिसने उनके पूरे के पूरे कैरियर को तबाह कर दिया। और ये बाइसे अफसोस है कि पाकिस्तान का इतना अच्छा ज्यूरिस्ट माइंड उस जगह पर नहीं पहुंच सका और उसको सियासत का शिकार कर दिया गया थैंक्स टू पीटीआई, ठीक है, जिसके वो मुस्तहिक थे। अच्छा उमर, दूसरी जानिब सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी ने आज हमारे ही चैनल के शो में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीटीआई के लोग सिर्फ बन ठन कर आते हैं और वीडियोस बनाते हैं, वो कभी नहीं चाहते कि इमरान खान की रिहाई हो। आप इस बात से मुत्तफिक हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। खैर ये कहना पॉलिटिकल, आपको पता है कमेंट हर कोई देता है। अब मसला ये है कि हर कोई इतना वजन नहीं उठा सकता या हर कोई वो सब बर्दाश्त नहीं कर सकता जो खान साहब खुद कर सकते हैं या वो कर रहे हैं। पाकिस्तान में एक बिल्कुल नई मिसाल है, या इस तरह से खड़े रहना या अपने उस मौक़िफ़ से पीछे ना हटना उसकी प्राइस है। अब जाहिर है कि सियासी लोग तो यही कहेंगे ना कि जनाब देखिए वो उस तरह एफर्ट नहीं कर रहे। अगर नवाज शरीफ साहब इतना अर्सा जेल में रहे तो क्या इसका मतलब ये था कि उनके लोग नहीं चाहते थे? या बाकी जगहों पे आपको पता है कि पाकिस्तान में जो सिस्टम जहां से रन होता है असल चीज वहां से है। तहरीक इंसाफ के लोग बेचारे क्या करेंगे? उन्होंने सबसे बड़ी उनकी विक्ट्री क्या 8 फरवरी नहीं थी? क्या उन्होंने उन बुरे हालात के अंदर कंटेस्ट नहीं किया कि अपने आप को पॉलिटिकली उन्होंने विक्ट्री हासिल नहीं की? या फिर जब जब एहतजाज की कॉल आई है कि तहरीक इंसाफ नहीं निकली है और जो कुछ नवंबर में हुआ वो भी हम सबके सामने है, तो ये कहना मेरा नहीं ख्याल कि हाँ सवाल उठा सकते हैं, स्ट्रेटजी को लेके कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से पूरी पार्टी को या उनको इन क्वेश्चन कर देना मेरे ख्याल से जो हम पढ़ते आए हैं किताबों के अंदर, जो हम डिक्टेटरशिप के खिलाफ या जब इस किस्म की चीजें होती हैं, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने उनको दाद न देना इन हालात के अंदर, ये बड़ी ज्यादती होगी। मैं उनकी कमियां कुताइयां या गलतियां जाहिर है उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हम भी करते हैं, हम भी सब लोग करते हैं, करते रहेंगे, वो होना भी चाहिए। पॉलिटिकल डिबेट का या पॉलिटिकल इक्वेशन का एक पार्ट होता है, लेकिन ये कहना मेरा ख्याल ठीक नहीं होगा। और एक और बात, इसका फैसला ना तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने करना है ना किसी और लीडरशिप ने फैसला करना है। इसका फैसला खान साहब नहीं करना है कि उन्होंने कब तक जेल में रहना है और कब तक खान साहब जेल से बाहर आना चाहते हैं, ये उनके ऊपर है। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन चूंकि वो उसके ऊपर कन्विंस नहीं दिखाई अभी देते, तो अभी तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जितनी भी कोशिश कर ले कुछ नहीं हो पाएगा। और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप तब ना कोशिश करे जब खान साहब ने फैसला कर लिया वो बाहर आ जाएंगे। तो अभी दोनों जानिब से जो है वो नर्व्स का इम्तिहान लिया जा रहा है कि हु ब्लिंक्स फर्स्ट। तो उसके ऊपर जो हालिया खतूत है वो भी हम सबके सामने हैं, फिर उन खतूत के ऊपर जो रद्द-ए-अमल है, फिर गवर्नमेंट की जानिब से चीजें हो रही हैं, वो सारी की सारी हैं। तो जब मुश्किल वक्त होता है तो ज़ाहिर बाहर बैठ के कमेंट करना बड़ा आसान होता है। क्या खान साहब को उनका एनालिसिस नहीं होगा? क्या उनको चीजों का, जब आप जेल में होते हैं, आप अकेले होते हैं, तब चीजों को बेहतर एनालाइज करते हैं, चीजों को बेहतर अंडरस्टैंड करते हैं और फिर उनके पास इंफॉर्मेशन भी होती है। बहुत सारी चीजें जो उनकी पार्टी के लोग उनको अपनी तरफ से बताने की कोशिश करते हैं तो वो हैरान रहते हैं जब खान साहब उनको बताते हैं कि मुझे इस चीज का इल्म है, मुझे इस चीज का पता है। तो मेरे ख्याल से खान साहब को उनकी मुश्किलात का भी पता है। अब बैरिस्टर गौहर कितने कोई मज़ाहमती हो सकते हैं ये हम सबको पता है। सलमान अकरम राजा का कितना कोई पॉलिटिकल करियर है, ये कितना पॉलिटिकल उनकी स्ट्रगल है, ये भी हम सब जानते हैं। तो ऐसा नहीं है,
जो जिसका जितना कद है वो उसके अकॉर्डिंगली काम कर सकता है और उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहा है। और खान साहब को मेरा ख्याल आइडिया होगा उनकी पार्टी के अंदर क्या कुछ है और उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने चीजों को प्लेसमेंट की हुई है। ठीक है इमरान साहब, सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी ने प्रोग्राम में ये भी कहा कि मौलाना ने हमें यकीन दहानी कराई कि वो 26वीं यानी तरमीम पर हुकूमत को वोट नहीं देंगे, जबकि उन्होंने फिर बाद में वोट भी दिया। क्या समझते हैं, हालिया दिनों में ग्रैंड ओपोजिशन के नारे लग रहे हैं, तो मौलाना इस ग्रैंड ओपोजिशन के साथ मुकम्मल हिमायत करेंगे या फिर हुकूमत से मफाद लेते हुए नजर आएंगे? देखिए, मफाद की बात तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन ये है कि सियासत का खेल है, कुछ लो कुछ दो का जो है वो मामला चलता रहता है। ये है कि इस वक्त हुकूमत जो खड़ी है वो मौलाना की सपोर्ट की वजह से ही टिकी हुई है। अगर मौलाना खुले आम ये हाथ खींच लें तो शायद हुकूमत कुछ माह भी सरवाइव ना कर पाए, क्योंकि हर चीज ऐसा नहीं होता कि एक बंदोबस्ती सिस्टम को आप बिठा दें, उस बंदोबस्त को मैनेज करने के लिए भी चीजें होती हैं। और मुझे ये लगता है कि मौलाना भी उस बंदोबस्ती सिस्टम में कहीं ना कहीं इस सिस्टम को सहारा दे रहे हैं। जिस दिन उन्होंने ये सहारा खींचा उस दिन ये सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि स्ट्रीट मूवमेंट जो है इससे किसी को इनकार नहीं, और मौलाना की जो स्ट्रीट पावर है वो भी सबके सामने है। जी, चाहे मुल्क के हर हिस्से में वो एक बड़ी तादाद में लोगों को निकालने की उनकी सलाहियत है। और जब ग्रैंड अलायंस बनता है जिसमें मुख्तलिफ पॉकेट्स होती हैं, देखिए महमूद अचकज़ई हैं, उन्होंने बलोचिस्तान से बंदे निकालने हैं। इसी तरह से पीर पगाड़ा अगर इस अलायंस का हिस्सा बनते हैं, उनकी एक सेपरेट फैन फॉलोइंग है, सिंध से बंदे निकल सकते हैं। तहरीक इंसाफ का एक अपना पॉलिटिकल वर्कर जो है वो नजरियाती वर्कर सपोर्टर वो भी मौजूद है। तो ये एक ग्रैंड अलायंस इस मुश्किल का हल तो हो सकता है, लेकिन जब तक मौलाना नहीं चाहेंगे ये चीजें अमली तौर पर उस तरह से हो नहीं सकती। इसमें शाहिद खाकान अब्बासी भी शामिल हैं, जो कि इस खिता पठवार में खासतौर पर जो मरी की साइड है उनका भी अच्छा वोट बैंक है, वर्कर सपोर्टर मौजूद है। लेकिन मौलाना की जो है जी, अच्छा इसी पर जावेद हुसैन साहब मैं या दीगर जो इस वक्त तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल पार्टी। जी इमरान, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाँ जी, जो तहरीक इंसाफ की एक मौजूदा लीडरशिप है, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ये एक क्राइसिस में तहरीक इंसाफ का एक नाम जिंदा रखने के लिए, तहरीक इंसाफ की स्ट्रगल पॉलिटिकल मूवमेंट को जिंदा रखने के लिए ये लोग हैं। आप देख लीजिएगा कि जिस दिन इमरान खान अगर जेल से बाहर आते हैं, चाहे वो 6 महीने बाद या साल बाद आते हैं, तो एक रीस्ट्रक्चरिंग होगी और नई तहरीक इंसाफ आपके सामने होगी। ये एक हंगामी या बहरानी कैफियत में इस तरह की लीडरशिप, जैसे पहले खुद ये गोंदल साहब ने कहा कि ये वो बहरानी कैफियत में आने वाले लीडर्स हैं जो इमर्ज हुए हैं, कुछ इसी में ही जाये भी हो गए हैं, यकदम इमर्ज हुए फिर कहीं गायब हो गए, कुछ हैं जो सरवाइव कर पा रहे हैं। तो एंड यही होगा कि जब इमरान खान जेल से बाहर आएंगे तो तहरीक इंसाफ की एक रिस्ट्रक्चरिंग होगी और आपको एक नया पैटर्न नजर आएगा। जावेद साहब, एक तरफ तो पीटीआई खुद अंदरूनी लड़ाइयों का शिकार है, ऐसे में ग्रैंड ओपोजिशन अलायंस मुमकिन है, और साथ ही महमूद अचकज़ई ने पीटीआई से पार्लिमानी कमेटियों को छोड़ने का भी मुतालबा किया। इस सब चीजों का क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? जी देखिए, महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं वो एक अपना एक प्लान लेकर उन्होंने तरतीब दिया था। चंद रोज पहले हमारी उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं एहतजाज के, जिसमें एक ऑप्शन ये भी उन्होंने अपने ज़हन में रखा हुआ है कि वो बानी पीटीआई को मुलाकात होने पर ये मशवरा देंगे कि वो असेंबलियों से दोबारा इस्तीफे दे दें। और दूसरा ऑप्शन ये मौजूद है कि असेंबली के जो इजलास होता है उसको एज अ प्रोटेस्ट उसके लॉन में बाहर किया जाए और इस इजलास का बाइकआउट किया जाए। और तीसरा ऑप्शन उन्होंने एक ये भी रखा हुआ है कि जो स्पीकर डिप्टी स्पीकर हैं इनके खिलाफ तहरीक एतमाद लाई जाए, जिससे वो स्पीकर जो है वो काम करना उनका बंद हो जाएगा और फिर वो एक क्राइसिस की सूरत हाल रहेगी। इस किस्म की सूरत हाल वो मतलब ऑप्शंस हैं उनके ज़हन में जो उन्होंने दूसरे जो इत्तेहादी हैं उनके सामने रखे हैं। और ग्रैंड जो अलायंस बनने जा रहा है ये पीडीएम 2.0 है। आप ही के प्रोग्राम में चंद हफ्ते पहले ये मैंने जिक्र किया था कि इमरान खान ने मौलाना फजलुर रहमान को ये पैगाम पहुंचाया था कि वो जेल में उनसे मुलाकात करें आकर, और जिस दिन ये मुलाकात हो गई या हो जाती तो उस दिन आपको एक सियासी मंजरनामा उसमें बड़ी तब्दीली दिखाई देती, मुल्क के बाहर भी और पार्लियामान के अंदर भी। तो जहां तक 26वीं आईनी तरमीम है उस पर मौलाना साहब इस वक्त बड़ा एक रेग्रेट का इजहार करते हैं। उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये एक शक था जिसकी बुनियाद पर
हुकूमत ने उसी शख्स से फायदा उठाया है, जिस पर हमें भी ये डाउट था कि हुकूमत इस डाउट का फायदा उठाएगी, जो 26वीं आईनी तरमीम में किया गया। और उन्होंने कहा कि ये कमिटमेंट थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह जब जाती उमरा में लाहौर में नवाज शरीफ से मुलाकात हुई उनकी, और वहां पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी मौजूद थे, तो वो कह रहे थे कि हमने वहां पर कमिटमेंट की थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। लेकिन बाद में हुक्मरान जमात ने अपनी कमिटमेंट से जो है वो पीछे हट गई। और इसी तरह से उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम में भी जिस तरह से उन्होंने वोट लेने के वक्त जो है उनके साथ जो वादे किए थे, उनसे वो वादा इनहराफी कर चुके हैं। तो ये एक ग्रैंड अलायंस है जिसकी अभी चीजें होना बाकी हैं, और एक पैटर्न जो है वो तय किया जा रहा है, जिसपे शाहिद खान अब्बासी ऑलरेडी पिछली पीडीएम के भी अभी तक सेक्रेटरी जनरल उनका डी नोटिफाई नहीं हुआ था, वो अब उसी चीज को अब लेकर आगे बढ़ेंगे। और वो इस कमेटी का जो एक राबर कमेटी उस वक्त बनी थी, इसी तरह से उन्होंने एक स्टेयरिंग कमेटी बना दी है जो अब इसकी जो लाइंस हैं वो तय करेगी कि ये इत्तेहाद किस तरह से काम करेगा, इशू बेस्ड होगा, और पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर एहतजाजी तहरीक को कैसे चलाया जाएगा, इसके लिए पूरी एक स्ट्रेटजी तश्कील दी जाएगी। और ये उसी तरह की स्ट्रेटजी होगी जो पीडीएम 1 जो है वो करती थी, और ऑनलाइन उसके इजलास होते थे और सोशल मीडिया पे एक्टिव होने की वहां बातें की जाती थी। मियां नवाज शरीफ साहब को उन्हीं इजलासों में ट्विटर अकाउंट भी बनाकर दिया गया, उसके बाद उनको सोशल मीडिया पे एक्टिवेट किया गया। इसहाक डार साहब जो है वो उस वक्त लंदन से बैठ के वीलॉग किया करते थे, इसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते थे, और हुकूमत की जो मुआशी पॉलिसियां थी उनके खिलाफ बड़ा सख्त मौक़िफ़ वहां से पेश करते थे, जिसका इमरान खान की हुकूमत को भी बड़ा सामना करना पड़ता था। उस वक्त उनको डिजिटल मीडिया बहुत पसंद था, आज क्योंकि हुकूमत में है ठीक है, आपका पॉइंट आ गया जावेद साहब। उमर, दूसरी जानिब IMF वफ्द का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साथ मुलाकात भी हुई है। इस मुलाकात पर हुकूमत काफी तनकीद की जद में है कि अदलिया को भी IMF के हवाले कर दिया गया है। क्या माजी में भी ऐसा हुआ है? क्योंकि वफ्द ने चीफ जस्टिस के साथ भी मुलाकात की है। आपकी इस मुलाकात पर क्या राय है? देखिए, ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है, और मुलाकातें तो ज़ाहिर IMF आता है, लेकिन इस तरीके से माइक्रो लेवल के ऊपर जाके मुलाकातें कभी नहीं हुई। और फिर खासकर ये पहली बार था कि वो चीफ जस्टिस से मिल रहे हैं, और उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से भी मिले, और सुप्रीम कोर्ट आके नहीं मिले, उन्होंने निजी होटल उनको बुलाया और वहीं पे मुलाकात हुई। उसके अलावा जो उनकी मुलाकातें हैं, तो यूं लग रहा है जैसे कंट्रोल किसी और के पास है। मैं आपसे थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट बार के सदर को सुन रहा था, तो उन्होंने जो बात की है वो और ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने कहा कि हमने वजारत खारजा से रुजू किया कि क्या हमें मुलाकात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो वजारत खारजा ने इसके ऊपर कोई उन्हें राय नहीं दी, कोई जवाब नहीं दिया। तो उनका हम तो फिर रियासत के मफाद में चले गए। मेरा ख्याल है कि अगर हम अपने हालात को समझें और जिस पोजीशन के अंदर हम हैं, यही होगा ना, जब आप रोजाना हुकूमतें गिराएंगे, हुकूमतें लाएंगे, पार्टीज को फिक्स करेंगे, आपस में उलझे रहेंगे। जब आपके पास आप ये कहें कि हम तो डिफॉल्ट से बच गए, भाई क्या बच गए? आपको आज चाइना, सऊदी अरब, यूएई कहें कि हमारे पैसे वापस करो, तो आपके खजाने में कितना पैसा पड़ा हुआ है? तो जब आपकी ये पोजीशन होगी, तो दुनिया आपकी जब आप वल्नरेबल हो जाते हैं, तो दुनिया उसको एक्सप्लॉइट करती है। वो कहते हैं देयर इज नो फ्री लंच। जब आप इस पोजीशन में होंगे, तो दुनिया आपकी कमजोरियों से फायदा उठाएगी, और आप अपनी कमजोरियों को मजीद कमजोरियों में बदलना चाहते हैं, तो फिर ये आपकी गलती है। मेरे ख्याल से ये हमारे लिए बतौर कौम एक शर्मिंदगी का मकाम है, और ये सोचने की बात है कि आज हम किस नहज के ऊपर पहुंच गए हैं। मुझे यूं लग रहा है कि आज एक निजी होटल में जो स्टे करने वाला IMF का मिशन है, उसके हमारा ठीक ठीक है। उमर, आपकी आवाज कट रही है। सलमान साहब, आप इस मुलाकात पर क्या कहेंगे? एक साहब ने कुछ अर्सा पहले कहा था, बहुत बुरा लगा था अवाम को भी और लोगों को भी, हमारे दोस्तों को भी। मैं भी दोहरा रहा हूँ, यकीनन बहुत बुरा लगेगा। बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, इट्स एज सिंपल एज दैट। बिल्कुल उमर दराज बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। जब आप अपनी मीशत को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, अपने ट्रेड रिलेशंस को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, पॉलिसी कोई होगी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम नहीं करेंगे, पॉलिसीज़ के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं होगी, तो फिर आपको ज़ाहिर बैसाखियों की ज़रूरत पड़ेगी और सहारों की ज़रूरत पड़ेगी, जो पाकिस्तान को अब है। और हम बहुत वल्नरेबल सिचुएशन के अंदर हैं। ये हमारे लिए बहैसियत कौम वाकई लम्हा फ़िक्रिया है, और सोचने का मकाम है कि हमने यहाँ से मुल्क को आगे कहाँ लेके जाना है, क्योंकि ये किसी अकेले बंदे का काम नहीं है। हम सबको इसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो डालना पड़ेगा। हम सबको अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स के अंदर जो है वो कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ताकि हम मुल्क को एक ट्रैजेक्टरी इसकी ठीक करें, इस बहरान से जो है वो हम बाहर निकलें। और जब तक ये नहीं होगा, जिस तरह बात हो रही है कि ये माइक्रो लेवल की जो पेनिट्रेशन है IMF की, तकलीफ दे है, गलत है, नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर अगेन वी डोंट हैव मच ऑप्शन। ठीक है,
इमरान साहब, मैं आखिरी 1 मिनट है आपका इस पर कमेंट जानना चाहूंगी। IMF वफ्द की जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से मुलाकात हुई है। देखें, अब चीजें इस तरह से पाकिस्तान में एक घड़मस मच चुका है कि जिसका जो काम है वो नहीं कर रहा, वो कुछ और कर रहा है। वजारत खारजा देख लें, वजारत दाखिला देख लें, और आज सुप्रीम कोर्ट बार की जो एसोसिएशन की प्रेस रिलीज आया है उसमें वो बैरूनी सरमायाकारी की बातें कर रहे हैं। मतलब एक वकला का क्या काम है इस चीज का। और ये मुलाकातें तो किसी भी तौर पर एक आजाद मुल्क के शहरी की हैसियत से किसी को भी काबिल कबूल नहीं होंगी। इमरान साहब, लेकिन ये चूंकि scheduled थी हुकूमत मुलाकात? देखें, वो तो जो जिक्र किया कि वजारत खारजा से इस हवाले से पूछा गया। अब वो आए हैं अपनी मर्जी से, वो जिससे मिलना चाह रहे हैं वो मुलाकातें कर रहे हैं। वजारत खारजा कुछ नहीं बोल रहा, हुकूमत इन चीजों का नोटिस नहीं ले रही। तो इसका मतलब है कि हुकूमत के कंट्रोल में कुछ नहीं है। हुकूमत सिर्फ चाहती है कि ये जो सिस्टम है किसी ठीक है, तरह से हुकूमत ये के थोड़ा सा कंट्रोल में कुछ आगे नहीं की है। तरफ इमरान साहब, चले। आपका पॉइंट भी आ गया, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया। नाज़रीन, अब मेहमानों का शुक्रिया, उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।